हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर इकट्ठा हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। और इस नए टॉपिक में हमें कुछ नया चीज आज पढ़ना है। जैसा कि हम पीछे स्थिर विद्युत की पढ़ रहे थे और वह टॉपिक अब पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अब आज से नया यूनिट के रूप में हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, ये यूनिट नंबर 3 आज से शुरू हो रहा है, जिसमें टॉपिक का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। यानी हमें आवेश के एक नए प्रॉपर्टी के बारे में, चुंबकत्व के बारे में इस टॉपिक में अध्ययन करना है। देखिए चुंबकत्व क्या होता है, हम चुंबकत्व से जुड़ी हुई बातें, चुंबकीय गुण से जुड़ी हुई बातों का अध्ययन इस टॉपिक में करेंगे। तो जैसा कि यहां विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा गया, मतलब कहीं ना कहीं धारा अगर प्रवाहित हो रहा है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र की कल्पना की गई है। तो कैसे कल्पना की गई है, किस प्रयोग द्वारा यह चीज मिला है, ये सारी बातें आज हम इन टॉपिक के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। तो आइए एक चीज यहां से, और टॉपिक कह रहा है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। भाई टॉपिक से ही सारी बातें क्लियर हो रही है। गतिमान आवेश मतलब आवेशों में गति करनी है, और आवेश जब गति करेंगे तो क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहा है। गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, यानी आवेश जब गतिमान अवस्था में होते हैं तब चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। तो अगर आवेश गतिमान अवस्था में है तो चुंबकीय क्षेत्र उसके चारों ओर निश्चित रूप से उत्पन्न होगा। तो इसी से जुड़ी हुई टॉपिक है, जिसमें सबसे पहले हम चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना को जानेंगे। क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र? भाई पीछे वैद्युत वाले में हम पढ़ चुके हैं वैद्युत क्षेत्र कि आवेशित कण के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेशित कण आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक उसी प्रकार आज हम चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना जानेंगे। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? देखिए चुंबक शब्द जो सबसे पहले है, हम इसके बारे में समझें कि चुंबक है क्या, चुंबक कहां से आया, ये गुण कहां है, किस कारण से मिला। तो ये सबसे बड़ा चुंबक तो हमारा पृथ्वी है। तो पृथ्वी में ही सारे चुंबकीय गुण मौजूद होते हैं। तमाम इसके प्रमाण मिले हैं कि अगर कोई लोहा या कोई भी लौह से जुड़ा हुआ कोई पदार्थ है जिसमें लौह चुंबकत्व का गुण है, उनको अगर भूमि के अंदर लंबे समय तक गाड़ दिया जाए तो निश्चित ही वो चुंबकीय गुण ग्रहण कर लेता है। या कोई भी चुंबक को, किसी भी चुंबक को अगर हम ऊर्ध्वाधर लटका दे किसी धागे से बांधकर, तो वो निश्चित रूप से वो उत्तर दक्षिण दिशा में ही आकर स्थिर रूप से ठहरता है। तो यह सभी गुण क्या बता रहे हैं कि पृथ्वी के भीतर कोई चुंबक है, उसी का ये प्रमाण दे रहे हैं। यानी चुंबक पृथ्वी के भीतर है, तो निश्चित रूप से चुंबक जो मिला होगा हमको खुदाई द्वारा मिला होगा, खनन द्वारा प्राप्त किया गया होगा। लेकिन जो खनन द्वारा चुंबक प्राप्त किया गया वो प्राकृतिक चुंबक कहलाता है, प्राकृतिक चुंबक होता है। और प्राकृतिक चुंबक में इतनी तीव्रता नहीं होती। भाई चुंबक का, प्राकृतिक चुंबक का कोई आकार नहीं होता। भाई जैसे पत्थर का कोई आकार नहीं है, कोयले का कोई आकार नहीं है, उसी तरीके से अगर प्राकृतिक चुंबक की बात करें तो प्राकृतिक चुंबक निराकार होता है और उसकी तीव्रता बहुत कम होती है, उसका प्रयोग हम नहीं करते। भाई बहुत कम तीव्रता का है तो क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए प्राकृतिक चुंबक की जगह पर कुछ उसमें और परिवर्तन करके वैज्ञानिकों द्वारा आर्टिफिशियल मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्राकृतिक चुंबक की जगह पे हम मानव निर्मित चुंबक, जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल होता है, कृत्रिम शब्द बना है कृत्रिम चुंबक, उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब कृत्रिम चुंबक अगर कहा जाए तो उसको जिस सांचे में ढालते हैं, जिस तरीके से हमें जरूरत पड़ती है उसी का आकार दे देते हैं, उसी टाइप के सांचे में ढालकर और वह चुंबक निर्मित किया जाता है। और प्राकृतिक चुंबक की तुलना में इसकी तीव्रता अधिक होती है। जैसे देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो स्पीकर लगा है उसके पीछे एक चुंबक लगा होता है, चुंबक रिंग टाइप में होता है, बीच में खाली होता है। या कहीं यू आकार का चुंबक है, कहीं उल्टा यू कर दिया जाए उसको घोड़ानाल चुंबक कहते हैं। या कहीं दंड चुंबक मिल जाए तो दंड चुंबक होता है, या चुंबकीय क्षण रॉड चुंबक होता है, या कोई बारीक सा सुई चुंबक का बना दिया गया तो उसको चुंबकीय सुई कहा जाएगा। बहुत हल्का सुई ले लिया जाए तो उसको अगर बीच में उसके गुरुत्व केंद्र से हम उसको किसी
धुरी पर टांग दे स्वतंत्रता पूर्वक, तो वो निश्चित रूप से उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा। उसी को हम चुंबकीय सुई कहते हैं। दिशा सूचक यंत्र कंपास बॉक्स जो होता है वह इसी चुंबक के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। उसी के आधार पर हम उत्तर दक्षिण दिशा का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो आइए इन सबसे जुड़ी हुई बातें हैं, चुंबक से जुड़ी हुई बातें। तो अब हम चुंबक अगर जान चुके हैं तो चुंबक में कुछ गुण और होता है। कोई भी चुंबक है तो प्रत्येक चुंबक में 2 ध्रुव होता है, यह बातें भी मालूम होगी। कोई भी चुंबक है तो प्रत्येक चुंबक में 2 ध्रुव होता है। एक को कहते हैं नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। भाई चुंबक में 2 ध्रुव होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इन ध्रुवों को अलग नहीं कर सकते। इन ध्रुवों को अगर हम चाहें कि चुंबक को बीच से काट दें और हम नॉर्थ पोल को अलग कर दें, साउथ पोल को अलग कर दें, तो ऐसा संभव नहीं है। जैसे ही हम इनको बीच से तोड़ेंगे, जैसे ही बीच से तोड़ेंगे तो जहां इसको तोड़ा गया वहां नए ध्रुव का निर्माण हो जाएगा। तुरंत यहां साउथ पोल बन जाएगा, यहां नॉर्थ पोल बन जाएगा। ये 2 चुंबक में विभक्त हो जाएगा। यानी चुंबकीय ध्रुवों का विलग अस्तित्व नहीं है, इनको हम अलग नहीं कर सकते। चुंबक के चुंबकीय ध्रुव को अलग नहीं कर सकते। ये सदैव जब भी रहेगा साथ रहेगा। हम अकेला नॉर्थ ध्रुव या अकेला साउथ ध्रुव हम नहीं प्राप्त कर सकते। चुंबक हमेशा द्विध्रुव के रूप में होता है। अब कुछ गुण यहां ये देखते हैं। भाई जैसे हम वैद्युत वाले में पढ़ चुके हैं वैद्युत बल रेखाओं के बारे में, वैद्युत बल रेखाएं होती हैं आवेश के चारों ओर, ठीक उसी प्रकार चुंबक के चारों ओर भी एक अदृश्य काल्पनिक बल रेखा होती है जिसको हम चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। तो चुंबक के चारों ओर भी चुंबकीय बल रेखा, जैसा कि यहां दिखाया गया है, चित्र में यहां दिखाया गया है। ये एक चुंबक लिया गया है, दंड चुंबक, जिसमें नॉर्थ पोल इधर दिखाया गया है, साउथ पोल इधर दिखाया गया है। तो इसमें चारों तरफ ये रेखाएं दिखाई गई हैं, ये चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करती हैं। कोई भी चुंबक है तो प्रत्येक चुंबक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाओं की उपस्थिति होती है। और इन बल रेखाओं की जो दिशा होती है, चुंबक के बाहर अगर देखें तो उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती। मतलब यह समाप्त नहीं होती, यह समाप्त नहीं होती। वैद्युत बल रेखा की तुलना अगर किया जाए, भाई वैद्युत बल रेखा क्या थी? वैद्युत बल रेखाएं ये देखिए, ये धनावेश से निकलती थी लेकिन ऋणावेश पर ये समाप्त हो जाती थी। अब पुनः ऋणावेश से धनावेश पर नहीं आती थी, ये धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त होती थी। लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं क्या है? उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, दक्षिणी में प्रवेश करती हैं और चुंबक के भीतर इनकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। चुंबक के भीतर इनकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, जबकि चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। इन्हीं चुंबकीय बल रेखाओं के आधार पर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करते हैं। तो आइए देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या है। अब यहां से यह बात क्लियर हुई होगी कि चुंबक के चारों ओर रेखाएं होती हैं। जैसे आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र का कारण क्या बताया गया था? वैद्युत बल रेखाएं, उनके चारों ओर वैद्युत बल रेखाएं फैली होती हैं। जहां तक वह रेखाएं होती हैं वहां तक क्षेत्र निर्मित होता है। तो ठीक उसी प्रकार चुंबक के चारों ओर भी चुंबकीय बल रेखाएं फैली होती हैं, उनके कारण एक क्षेत्र निर्मित होता है। उसी क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, वही क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो कैसे मालूम चले कि क्षेत्र इनका कहां तक है? तो उसके लिए हम परिभाषित करते हैं इसको कि अगर कोई दूसरे चुंबक को हम किसी चुंबक के समीप किसी अन्य चुंबक को लाएं, तो निश्चित रूप से 2 चुंबक जब पास पास लाते हैं तो उनके ध्रुवों के आधार पर आकर्षण या प्रतिकर्षण निर्भर करता है। जैसे आवेश में बताया गया था कि ये भी बाहर की ओर, इनके द्वारा बाहर की ओर, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर देंगी, धक्का दे देंगी। समान प्रकार के, चाहे प्लस प्लस समान प्रकार का है, चाहे माइनस माइनस समान प्रकार का है, तो समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, जबकि विपरीत प्रकार के आवेशों में क्या कहा गया था? आकर्षण। तो ठीक उसी प्रकार चुंबक में भी होता है। ठीक वही चीज यहां चुंबक में भी लागू होगा कि अगर समान प्रकार के ध्रुव, चुंबक के समान प्रकार के ध्रुव अगर आमने सामने लाए जाए,
तो समान प्रकार के ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकार के ध्रुवों में आकर्षण होता है। अगर ये नॉर्थ पोल है, इसके सामने साउथ पोल किसी चुंबक का लाए तो इनके बीच अट्रैक्शन दिखाई देगा, ये आकर्षित करेंगे। और समान ध्रुव जब लाएंगे तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, पीछे की ओर धक्का देंगे। तो वह सारे गुण जो वैद्युत बल रेखाओं में थे, वह सारे गुण चुंबकीय बल रेखाओं में भी हैं। ये भी एक लचकदार डोरी की समान होती है। ये भी समान ध्रुवों जब आमने सामने होते हैं तो उनको एक दूसरे से धक्का दे देती है, एक दूसरे को धकेलने का काम करती है। विपरीत ध्रुव आमने सामने होते हैं तो वो एक दूसरे से जुड़कर आकर्षित करने का काम करते हैं। एक भिन्नता है और वही सबसे मुख्य भिन्नता है, उसी को परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो एक भिन्नता हमने क्या बताया इसमें कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं ये एक बंद वक्र बनाती है। चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती है, समाप्त नहीं होती हैं। ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है और चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक जाती है। मतलब ये एक बंद वक्र निर्मित कर रही हैं, ये समाप्त नहीं होती है। इसी कारण से हम कह सकते हैं कि चुंबक का जो ध्रुव है उनको अलग नहीं कर सकते, यही गुण प्रदर्शित करता है। अगर कहा जाए कि कौन सा गुण यह सिद्ध करता है, कौन सा गुण यह सिद्ध करता है कि चुंबकीय द्विध्रुव को अलग नहीं किया जा सकता, या एकल ध्रुव संभव नहीं है चुंबक में, चुंबक में एकल ध्रुव संभव नहीं है, ये कौन सा गुण सिद्ध कर रहा है? तो यही गुण है। इसका मुख्य कारण यही कहा जाता है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो एक बंद वक्र बनाती हैं, इसीलिए इसमें एकल ध्रुव संभव नहीं है। जबकि वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती थी, इसलिए उसमें एकल ध्रुव संभव है। उसमें धनावेश या ऋणावेश अकेला संभव है, लेकिन इसमें संभव नहीं है। तो ये सारी बातें हम अग्रिम रूप से समझ गए, जिससे कि आगे समझने में दिक्कत ना हो। ये बेसिक हैं, बेस चीजें हैं, इनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो अब चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना अगर कहें, इसकी परिभाषा क्या होगी, तो हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र कोई चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है। भाई कोई चुंबकीय सुई अगर इसके चारों ओर रखे, हम कोई चुंबकीय सुई को लेकर आए और किसी चुंबक के चारों ओर कहीं भी यहां रख दिया जाए, यहां रख दिया जाए, इस क्षेत्र में कहीं भी रख दिया जाए, तो निश्चित रूप से उस चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होगा और वह एक निश्चित दिशा में घूमेगी, वो एक निश्चित दिशा में घूमकर स्थिर हो जाएगी। तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर अगर ले जाए तो भिन्न भिन्न दिशाओं में ठहरती है। उस चुंबकीय सुई का जो दिशा होगा वो लगातार बदलता रहेगा अलग अलग बिंदुओं पर। तो क्या सिद्ध कर रहा है भाई, बल आघूर्ण आरोपित हो रहा है चुंबकीय सुई पर। चुंबकीय सुई पर जहां हम रखेंगे वहां तुरंत उसकी दिशा चेंज होगी। अब यहां रखेंगे तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की दिशा अलग होगी, इस बिंदु पर अलग होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना में हम इसकी परिभाषा कैसे दे सकते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय सुई लाने पर उस पर एक बलाघूर्ण आरोपित हो और उस बलाघूर्ण के कारण वह एक निश्चित दिशा में घूमकर स्थिर हो जाती हो, वो एक निश्चित दिशा में घूम जाती हो, तब उस क्षेत्र को हम कहेंगे कि वह चुंबकीय क्षेत्र है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है, जिसके कारण वह एक निश्चित दिशा में घूमकर स्थिर होती है, ठहर जाती है, एक निश्चित दिशा में वो ठहरती है। तो इसी क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निर्धारित करें, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे पता लगाएं? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मान लीजिए यहां चुंबकीय सुई हमने रख दिया इस बिंदु पर, इस बिंदु पर हमने एक चुंबकीय सुई आरोपित कर दिया। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। एक चुंबकीय सुई हमने इस बिंदु पर रख दिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल रख दिया। अब चुंबकीय सुई की जो
डायरेक्शन है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जो दिशा है यह इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी अगर किसी बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखनी है तो उस बिंदु पर चुंबकीय सुई को रख देंगे और चुंबकीय सुई का उसके लंबाई के समांतर हम दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर रेखा खींच देंगे और वही रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है जिसके कारण वह एक निश्चित दिशा में घूमकर ठहरती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाने के लिए हम चुंबकीय सुई के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर अगर कोई चुंबकीय सुई के समांतर रेखा खींचे तो वह उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। तो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, इसकी तीव्रता को B से लिखते हैं। जैसे वैद्युत क्षेत्र था, लेकिन उस वैद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E लिया गया था, ठीक उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए उसकी तीव्रता हम B लेते हैं और B तीव्रता से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है B। अब इस B के लिए आगे अलग अलग तमाम इसके मात्रक भी मिलेंगे। चुंबकीय क्षेत्र के अलग अलग मात्रक होंगे, टेस्ला भी होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी इसका मात्रक है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है। तो आगे सूत्र जैसे जैसे मिलते जाएंगे इनका हम मात्रक वहां बताते जाएंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है एक सदिश राशि होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। इसका अगर विमीय सूत्र कहा जाए तो इसका विमीय सूत्र हम निकाल सकते हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर एक सूत्र है, इसका मात्रक है। इस मात्रक की सहायता से आसानी से इसका हम विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। तो देखिए न्यूटन बल का मात्रक है, mLT-2 बल का विमीय सूत्र, और नीचे एम्पियर धारा के लिए है तो यहाँ A लिख देंगे, और नीचे मीटर है लंबाई के लिए तो इसको L लिख देंगे। अब यहाँ L से L कैंसिल हो जाएगा और ये A ऊपर जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अगर विमीय सूत्र कहें तो यहाँ हो जाएगा MT-2 A -1, MT-2 A -1। इसमें L नहीं है, जरूरत पड़ने पर अगर L के पदों में देना ही है तो L 0 लिख सकते हो, ML0 या M1 L0 T-2 A -1। ये इंपॉर्टेंट विमीय सूत्र है, ये ध्यान रखिएगा, पूछा गया है परीक्षा में। तो विमीय सूत्र इसका इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। और मात्रक भी पूछ सकते हैं अलग अलग इसके, चूंकि कई मात्रक हैं आगे बताए जाएंगे। टेस्ला भी है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर है, या गॉस भी इसका CGS पद्धति में मात्रक है। तो इन सभी मात्रकों को इनको हम नोट डाउन करते रहेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना के बाद आज देखिए एक प्रयोग है इसमें, ऑर्स्टेड प्रयोग। ऑर्स्टेड प्रयोग क्या है? ऑर्स्टेड का प्रयोग, ऑर्स्टेड का प्रयोग। तो आइए इसको समझते हैं, ऑर्स्टेड प्रयोग क्या है। तो ऑर्स्टेड ने एक तार लिया था, उस तार में धारा प्रवाहित किया। इसमें कुंजी का इस्तेमाल कर लिया, ये मान लीजिए दाब कुंजी है। अब जब कुंजी ऑफ पोजीशन में थी, इसी के बगल इन्होंने एक चुंबकीय सुई रख दिया था, एक चुंबकीय सुई इसी के बगल रख दिया था। ये चुंबकीय सुई मान लीजिए, इसका ये उत्तरी ध्रुव है उत्तर दिशा में, ये दक्षिणी ध्रुव है। अब जैसे ही चुंबकीय सुई इस परिपथ के समीप लाते थे तो यहां देखिए जब ये ऑफ पोजीशन में होता था, जब ये ऑफ पोजीशन में है तो चुंबकीय सुई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। भाई जैसे वो सामान्य अवस्था में उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है सेम उसी तरीके से रखा हुआ है। लेकिन जब इसमें धारा प्रवाह करते थे, यानी यही चुंबकीय सुई में परिवर्तन देखने को मिलता था जब सेल द्वारा इसमें धारा प्रवाहित कर रहे होते थे, यानी इस दाब कुंजी को ऑन पोजीशन में करते थे
ये ऑन पोजीशन में जैसे किया गया तो निश्चित रूप से इस तार में धारा का प्रवाह होगा। अब धारा का प्रवाह इस तार में होगा, इस डायरेक्शन में। अब इसके बगल जो चुंबकीय सुई रखी थी, उस चुंबकीय सुई में विक्षेप दिखाई दिया, चुंबकीय सुई में विक्षेप देखने को मिला। ये इस तरीके से चुंबकीय सुई में विक्षेप देखने को मिला। जो इसका नॉर्थ पोल था, अब वो आकर्षित हो गया चुंबक की ओर, इस तार की ओर। इसका नॉर्थ पोल, चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव था, अब इसकी ओर आकर्षित हो गया। जैसे जैसे हम अगर धारा का मान और प्रबल करते जाएं तो इस चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव का आकर्षण और अधिक देखने को मिलता है, या इस चुंबकीय सुई को तार के और समीप ले जाएं तब भी यहां प्रबलता यानी और प्रबल रूप से ये उत्तरी ध्रुव उसकी ओर आकर्षित होता था। तो यहां यही तीन बातें यहां दिखाया गया। एक, जब तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी तो चुंबकीय सुई उसके समीप लाने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वो जनरल जैसे अलग किसी बिंदु पर है उत्तर दक्षिण दिशा में, वही स्थिति में बगल में रख दिया जाए, धारा अगर प्रवाहित नहीं हो रहा है तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन जब इसी तार में सेल द्वारा धारा प्रवाहित करते थे तो इस चुंबकीय सुई में विक्षेप देखने को मिलता था, इसका एक ध्रुव तार की ओर आकर्षित होता था। अब अगर इस धारा की दिशा को बदल दिया जाए, धारा की दिशा को बदल दिया जाए, अब की बार सेल की ध्रुवता हमने उलट दिया और सेल की ध्रुवता उलट के इसमें धारा प्रवाहित किया। देखिए अब धारा की दिशा उलट गई। अब तार में धारा इस डायरेक्शन के बजाय इस डायरेक्शन में प्रवाहित होगी, इस तरीके से। ये ध्रुवता हमने उलट दिया है। पहले धन टर्मिनल इधर था, ऋण इधर था, अब की बार ऋण इधर है, धन इधर है। अब यहां चुंबकीय सुई को रख दिया गया तो अब क्या होगा, तो अब पहले का विपरीत ध्रुव, पहले जो ध्रुव आकर्षित हुआ था उसका विपरीत ध्रुव अब आकर्षित होगा। अब की बार दक्षिणी ध्रुव आकर्षित होगा, उत्तरी ध्रुव नहीं। अब की बार दक्षिणी ध्रुव आकर्षित हुआ है। भाई जब धारा की दिशा इस डायरेक्शन में थी तब ये उत्तरी ध्रुव आकर्षित हो रहा था, अगर तो ध्रुवता बदलने पर धारा की दिशा उलट जाएगी और धारा की दिशा उल्टा होने पर अब की बार ये साउथ पोल इसका चुंबकीय सुई का दक्षिणी ध्रुव तार की ओर आकर्षित होगा। तो यहां से इस प्रयोग से आर्स्टेड ने सिद्ध कर दिया था कि जब किसी चालक तार में धारा बहती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो किसी चालक में अगर धारा बह रही है तो धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह प्रयोग बिल्कुल सिद्ध करता है। भाई चुंबकीय सुई में विक्षेप क्यों होता है, ये चुंबकीय सुई है, चुंबक द्वारा ही विक्षेपित हो सकती है। तो जरूर अगर तार में धारा प्रवाह किया गया, इसमें विक्षेप उत्पन्न हुआ तो यह सिद्ध होता है कि धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इसी प्रयोग से इन्होंने सिद्ध कर दिया था। अब चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे निकाला जाए। अगर चुंबकीय क्षेत्र होता है तो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, उस चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण को कैसे निकाला जाए। तो इस चीज को व्यक्त करने के लिए वैज्ञानिक बायो और सेबर्ट ने अपना कुछ यहां नियम बताया है। देखिए बायो सेबर्ट नियम क्या होता है। ये मान लीजिए कोई तार है और इस तार में धारा आई प्रवाहित हो रही है। ये तार हमने PQ ले लिया, PQ कोई तार है और इस तार में धारा आई प्रवाहित हो रही है, ये आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो इन्होंने क्या किया है, बायो सेबर्ट नियम है ये, बायो सेबर्ट नियम। बायो सेबर्ट का नियम बायो सेबर्ट नियम तो क्या बताया था बायो सेबर्ट ने कि अगर कोई चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके समीप चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, उसके समीप चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए इन्होंने बताया था कि इसके दोनों ओर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया जा सकता है। अब चुंबकीय क्षेत्र में देखिए यहां अभी इसको हम बताएंगे कि यहां क्रॉस क्यों बना रहे हैं और यहां डॉट क्यों बना रहे हैं। डॉट और क्रॉस की क्या भूमिका है
इसको बताया जाएगा। फिलहाल इस बिंदु को यहां P लिख दिया गया है और इस बिंदु को P डैश। ये तो बायोट-सेवर्ट ने किसी चालक तार को समान ध्रुव खंड, समान छोटे छोटे खंडों में विभक्त माना है, विभक्त मानकर अध्ययन किया है। एक सूक्ष्म अवयव, एक लघु अवयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान इन्होंने अपने नियम में बताया है। भाई कोई धारावाही चालक में अगर धारा बह रही है किसी चालक तार में, तो उसके समीप चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने के लिए इन्होंने कहा कि इस चालक तार को समान छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर दिया जाए और उसके एक खंड के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, अगर यह मालूम हो जाता है तो उसी खंड को हम तार की लंबाई के अनुदिश समाकलन करके हम निकाल सकते हैं पूरे तार के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, यह बात हम बता सकते हैं। तो बायोट-सेवर्ट ने एक सूक्ष्म खंड लिया था, केवल तार के एक लघु अवयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताया था। तो यहां मान लीजिए कि एक लघु खंड है DL, ये तार PQ का एक लघु खंड यहां दिखाया गया है DL, और इस DL खंड के कारण इन्होंने बिंदु P पर और P डैश पर, अब ये दोनों बिंदु इस DL खंड से मान लीजिए R दूरी पर हैं, इस दूरी को R कह दिया जाए, R दूरी पर है, ये R दूरी, यहां से भी R दूरी दिखा दिया जाए, R दूरी पर ये दोनों बिंदु दिखाए गए। एक साइड हमने दाहिनी तरफ लिया है बिंदु P और उतनी ही दूरी पर बाएं साइड में हमने उतनी ही दूरी पर, दूरी थोड़ा ज्यादा दिख रही है, दूरी उतनी कर दीजिए। चलिए यहां पर हम दिखा दें, ये इस बिंदु को हमने P डैश कह दिया और यहां भी चुंबकीय क्षेत्र इन्होंने बताया कि जितना चुंबकीय क्षेत्र यहां होगा उतना ही यहां होगा, लेकिन इनकी दिशाएं भिन्न भिन्न होंगी। अब दिशा ज्ञात करने के लिए आगे नियम बताया जाएगा। यहां जो क्रॉस चिन्ह है ये तल के लंबवत भीतर की ओर दिशा को प्रदर्शित करता है। जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसी तल के लंबवत भीतर हो, जैसे इस बोर्ड के लंबवत भीतर की ओर अगर है तो उसको क्रॉस चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे, और इस तल के लंबवत बाहर अगर इस तरीके से है, लंबवत बाहर, तो उसको बिंदु से प्रदर्शित करेंगे। यह तरीका है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने का। किसी तल पर अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाना है तो निश्चित रूप से यह इस तरीके से, अगर लंबवत भीतर है तो क्रॉस चिन्ह और लंबवत बाहर है तो हम डॉट से, बिंदी से दिखा सकते हैं। तो अब क्यों हमने बाहर और भीतर ही क्यों लिया, क्यों तल में नहीं लिया? तल में चालक तार है, और तार जब तल में लेंगे, जब तार को तल में लेंगे तो निश्चित ही तल के लंबवत ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, आगे नियम में बताया जाएगा। अगर हम इस चालक तार को इस तल के लंबवत ले लें, चालक तार को तल के लंबवत ले लें, तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तल में बताई जा सकती है। तो भाई तल में तार लिया गया है इसलिए लंबवत निश्चित रूप से होगा। आइए जानते हैं क्या है बायोट-सेवर्ट नियम। तो बायोट-सेवर्ट नियम, इस DL खंड, इस तार का एक छोटा सा खंड ले लिया DL, और इस DL खंड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र DB के बारे में इन्होंने बताया है। ये DB खंड जो है, देखिए चालक तार PQ, चालक तार PQ, और चालक कैसा है? धारावाही होना चाहिए, धारावाही चालक, धारा इसमें आई बह रही है, तो धारावाही चालक तार PQ के निकट चालक तार धारावाही PQ के लघु अवयव, चालक तार PQ के लघु अवयव DL, लघु अवयव DL के कारण
बिंदु P पर P कहिए या P डैश कहिए, P या P डैश पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। मतलब इस धारावाही चालक तार के लघु अवयव के कारण इसके निकट r दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, लघु अवयव के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न कारकों पर। अब कौन कौन से कारक पर निर्भर करता है? तो बायो सेवर्ट ने क्या बताया? पहला कारक बताया कि यह चुंबकीय क्षेत्र जो dB है, यह चुंबकीय क्षेत्र इस चालक तार में जो धारा बह रही है उस धारा के अनुक्रमानुपाती, यानी लघु अवयव dB लघु अवयव dl के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तार में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब धारा का मान अगर बढ़ा दें तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा, धारा का मान कम करने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होगा। तो ये बायो सेवर्ट ने बताया कि धारा के अनुक्रमानुपाती है चुंबकीय क्षेत्र। फिर दूसरा कारक क्या बताया इसने? देखिए दूसरा कारक क्या बताया? इस डीएल खंड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस लघु खंड जो लिया गया है डीएल, इसकी लंबाई पर भी निर्भर करता है। अगर इस डीएल अवयव की लंबाई बढ़ा दें तब भी चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, यानी ये डीएल के भी अनुक्रमानुपाती है। जो लघु अवयव लिया गया इस खंड के लंबाई पर भी निर्भर करता है। लघु खंड अगर और छोटा कर देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र और कम हो जाएगा, तो इसकी लंबाई पर भी निर्भर करता है, इसके भी अनुक्रमानुपाती है। और तीसरा क्या बताया इन्होंने? तीसरा इन्होंने बताया कि इस जो लघु अवयव लिया गया है, इस लघु अवयव और इसको मिलाने वाली, इस लघु अवयव की लंबाई और इसको मिलाने वाली बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच जो कोण बन रहा है, इस कोण की बात की गई कि लघु अवयव जो डीएल है इसकी लंबाई और इस अवयव को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण थीटा जो बन रहा है, इसकी ज्या के अनुक्रमानुपाती होगा। इस थीटा कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होगा। या इधर से अगर कहें ये कोण थीटा, तो P डैश के लिए थीटा अगर मान लिया जाए तो इस कोण थीटा की ज्या, ज्या मतलब साइन थीटा, ज्या मतलब साइन थीटा, तो यहां dB किसके अनुक्रमानुपाती है? dB प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ये भी बताया कि ये कोण जैसे जैसे बढ़ाए जाएंगे, भाई जैसे जैसे कोण हम बढ़ाएंगे, थीटा का मान बढ़ाएंगे, 0 से 90 की ओर बढ़ता हुआ लिखेंगे, तो 0 से 90 की ओर थीटा बढ़ने पर क्या होता है? साइन थीटा बढ़ता जाता है। तो साइन थीटा का मान थीटा बढ़ने पर बढ़ेगा, तो थीटा अगर हम बढ़ाते जाए तो dB भी बढ़ता जाएगा। क्या बताया गया कि ये चुंबकीय क्षेत्र dB का मान इस कोण यानी डीएल की लंबाई और डीएल को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। चौथी बात क्या बताई इन्होंने? चौथा बात बताया इन्होंने कि जो दूरी है, यह दूरी अगर और बढ़ जाए तो चुंबकीय क्षेत्र घट जाएगा। तो दूरी के वर्ग के भी उत्क्रमानुपाती, इस डीएल खंड के कारण, डीएल अवयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दूरी के वर्ग के भी उत्क्रमानुपाती होता है। dB प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी दूरी के वर्ग के भी उत्क्रमानुपाती। कौन सी दूरी? तो इस लघु अवयव से बिंदु P की दूरी, लघु अवयव से बिंदु P की जो दूरी है, इस दूरी के वर्ग के भी उत्क्रमानुपाती होता है। तो बस यही 4 बातें बताई इन्होंने, और इन्हीं 4 बातों को मिलाकर एक साथ अगर कहा जाए तो dB टोटली प्रोपोर्शनल है IDL साइन थीटा अपॉन r²। यही 4 बातें हैं जो एक साथ इस तरीके से हम प्रदर्शित कर सकते हैं
कि लघु अवयव के कारण उसके निकट r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है। अब इसी अनुक्रमानुपाती को अगर इक्वलिटी में बदलें तो यहाँ एक कांस्टेंट जनरेट होगा। देखिए dB बराबर अगर लिखा जाए तो एक यहाँ कांस्टेंट आ जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब म्यू नॉट क्यों लिखा गया? तो इस चालक तार को निर्वात अथवा वायु में स्थित माना गया है। यह माना गया है कि यह चालक तार निर्वात अथवा वायु में स्थित है और इसमें आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तब बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB इक्वल टू इस डीएल खंड के कारण यहाँ अनुक्रमानुपाती नियतांक म्यू नॉट बटा 4 पाई आएगा और ये आई डीएल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। ये फार्मूला बायो-सेवर्ट ने ये लास्ट में बताया कि dB जो है लघु अवयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होगा। अब इसमें म्यू नॉट क्या है? तो यहां भी प्रश्न उठता है म्यू नॉट क्या है? तो म्यू नॉट को कहा इन्होंने निर्वात की चुंबकशीलता। म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है। तो इसमें देखिए अगर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान कहा जाए तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये अनुक्रमानुपाती नियतांक है और इसका मान होता है 10 का घात -7 मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, कैसी को वेबर प्रति एम्पियर मीटर भी कह सकते हैं। वेबर पर एम्पियर मीटर भी इस मात्रक को कह सकते हैं, लेकिन ये आसान है, इस मात्रक को ध्यान रखेंगे न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। और म्यू नॉट क्या है? तो म्यू नॉट को कहेंगे निर्वात की चुंबकशीलता और म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता। निर्वात की चुंबकशीलता। अब यहां से देखिए म्यू नॉट का अगर मान निकालना हो तो इस 4 पाई को 10 की घात -7 में गुणा कर दीजिए तो म्यू नॉट का मान आ जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 और मात्रक इसका यही रहेगा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, क्योंकि पाई जो होता है उसका कोई मात्रक नहीं होगा, पाई एक नियतांक है। तो इसलिए 4 पाई मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू नॉट का मान 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अब यहां से अगर म्यू नॉट का हम विमीय सूत्र निकालना चाहें, भाई मात्रक मालूम है तो म्यू नॉट का हम विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं म्यू नॉट का विमीय सूत्र, ये भी पूछा गया है परीक्षा में। तो म्यू नॉट का विमीय सूत्र क्या होगा? तो म्यू नॉट का विमीय सूत्र देखिए, तो मात्रक से ही निकाला जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर इसका मात्रक है, तो न्यूटन है बल का मात्रक, बल का विमीय सूत्र लिख देंगे mL_t-2 और नीचे एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर धारा है, धारा आई को हम ए लिख देंगे, स्क्वायर के रूप में है, स्क्वायर लगा देंगे। इसी को हम ऊपर ट्रांसपोज कर लेंगे तो ये हो जाएगा mL_t-2 a-2। ये आसान सा विमीय सूत्र निकल आया। म्यू नॉट का विमीय सूत्र mL_t-2 a-2, ये याद रखेंगे। एक प्रश्न इस सूत्र पर आधारित एक और बन सकता है, इसका सदिश स्वरूप। भाई बायो-सेवर्ट नियम का सदिश स्वरूप भी पूछा गया है परीक्षा में। तो देखिए अगर इसको सदिश स्वरूप इसका लिखना हो तब कैसे लिखेंगे? तो बायो-सेवर्ट ने जो सूत्र बताया है उसका सदिश स्वरूप देखिए क्या होगा। सदिश रूप में तो इसका वेक्टर फॉर्म में कैसे होगा? देखिए dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, इतना तो इसमें नियत राशियां हैं या हम कह सकते हैं आई अदिश राशि है और म्यू नॉट बटा 4 पाई ये नियतांक है, तो इसका तो रोल नहीं होगा, ये अदिश राशियों के अंतर्गत आ जाएंगे। अब यहाँ साइन थीटा है, तो साइन थीटा है तो जरूर दो सदिश राशियों का क्रॉस गुणन हुआ होगा। तो अब दो सदिश राशि कौन कौन लिया जाए? इसमें तो लंबाई चलो मान लिया गया, इसकी दिशा फिक्स है, लंबाई की छोटी सी लंबाई लिया गया है,
तो ये डीएल हो गया सदिश। एक और सदिश कहां से आए, तो उसके लिए हम आर से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई आर भी एक निश्चित दिशा है, तो दिशा अगर निश्चित होती है, एक निश्चित दिशा में दूरी, वो सदिश हो जाती है, स्थिति को व्यक्त करती है। तो वो स्थिति को व्यक्त करती है, यानी विस्थापन कह सकते हैं, यहां से यहां तक का विस्थापन। तो इस आर की देखिए एक निश्चित दिशा में एंगल निश्चित है कि इतने एंगल पर चली गई दूरी, तो यहां एक आर ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां हो जाएगा डीएल क्रॉस आर, ये हो जाएगा। अब क्रॉस गुणन में साइन थीटा मिल जाएगा, और नीचे एक आर ऊपर मल्टीप्लाई किया गया तो एक आर नीचे करना पड़ेगा, तो यहां आर क्यूब हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, यह फार्मूला इसका सदिश स्वरूप है, और इस फार्मूले से हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का ज्ञान होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो उसकी लंबाई की दिशा, भाई चालक की जो लंबाई है, या हम कह सकते हैं जिस दिशा में धारा बहती है, धारा इसी चालक में बहती है, तो ये डीएल खंड है, इसमें से धारा जब गुजरेगी तो इसके लंबाई के अनुदिश ही गुजरेगी। तो देखिए धारा की दिशा कहिए या चालक की लंबाई के अनुदिश कहिए, और यहां मिलाने वाली रेखा जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, उस बिंदु को अगर देखा जाए तो ये हो गया। और ये डीएल क्रॉस आर क्या बता रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र इस चालक और इस बिंदु की ओर यहां जो रेखा खींची गई है, इन दोनों के लंबवत होगा। भाई ए क्रॉस बी की दिशा क्या होती है, ए और बी दोनों के लंबवत, तो ठीक उसी प्रकार ये डीएल खंड और आर दूरी जो लिया गया है निश्चित दिशा में, इन दोनों के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो ये दूरी आर भी तल में है, इस बोर्ड के तल में है, और ये जो तार दिखाया गया ये भी तल में है, तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, तल के लंबवत। अब ये लंबवत भीतर दिखाया गया, इधर बाहर दिखाया गया, तो वह जब हम नियम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का नियम, दो नियम है, चलिए यहीं पर जान लेते हैं। एक दाएं हाथ का नियम है, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 से हम जान सकते हैं। क्या है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, कि यदि हम अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार से फैलाएं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे और शेष अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो हथेली के लंबवत धक्का देने की जो दिशा होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। यानी कोई भी चालक है, कोई चालक है, उसमें धारा बह रही है, तो उस चालक के समीप हम अपने उसके समांतर, यानी चालक में धारा की दिशा के अनुदिश अंगूठा कर लीजिए और शेष अंगुलियां उस बिंदु की ओर करिए जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मान लीजिए पी बिंदु पर बताना है और धारा की दिशा में अंगूठा है, तो अब हथेली का लंबवत किधर होगा, भीतर की ओर। ये हथेली भीतर की ओर दिख रही है, तो हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा मतलब इस तल के अभिलंबवत भीतर की ओर चुंबकीय क्षेत्र, इसीलिए यहाँ क्रॉस दिखाया गया। अब यहाँ क्यों डॉट दिखाया गया, तो अब देखिए, अब इस धारा की दिशा में अंगूठा करना है और शेष अंगुलियां इस बिंदु पी डैश की ओर करनी है, तो कैसे कर सकते हैं, ऐसे तो कर नहीं सकते, निश्चित रूप से इस तरीके से करना पड़ेगा, तभी हमारा ये अंगूठा धारा की दिशा में होगा और ये अंगुलियां इस बिंदु पी डैश की ओर होंगी। तो अंगुलियां पी डैश की ओर हो और ये धारा की दिशा में अंगूठा रहे, तब हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा क्या होगी, बाहर की ओर, इसीलिए यहां बिंदु दिखाया गया है। तो दाएं हाथ की हथेली के नियम से ये दिशा ज्ञान हो सकता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताई जा सकती है। एक और है इसमें भाई दक्षिणावर्त पेच का नियम, भाई दक्षिणावर्ती पेच का नियम एक बताया गया, मैक्सवेल ने एक दक्षिणावर्ती पेच का नियम दिया था, उससे भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता सकते हैं। कैसे बताएंगे कि अगर किसी चालक तार में धारा बह रही है, तो इस तरीके से अगर कोई दाहिने हाथ में अपने हम पेच को पकड़े, एक पेचकस को ले ले, एक पेचकस, ये मान लीजिए पेचकस है और ये पेच है, इस पेच को हमें कसना है, इस पेच को कसना है, तो पेचकस को कसते समय हम अगर दाहिने हाथ में अपने पेचकस पकड़ ले और पेच को इस तरीके से पेचकस के ऊपर लगा दे, अब पेच को कसना है तो निश्चित रूप से पेचकस को दाहिनी तरफ घुमाएंगे, और दाहिनी तरफ अगर पेचकस घुमा रहे हैं, इस तरीके से दक्षिणावर्त घुमा रहे हैं, तो ये पेच किधर जाएगा, आगे की ओर बढ़ेगा, जैसे जैसे हम दाहिनी तरफ घुमाए जाएंगे पेच आगे की ओर बढ़ता जाएगा। तो इस नियम में मैक्सवेल ने यही बताया है कि यदि पेच कसते समय अपने दाहिने हाथ में हम पेचकस को पकड़ के और इस प्रकार से घुमाएं कि पेच धारा की दिशा में आगे बढ़े,
पेच धारा की दिशा में आगे बढ़े तो पेचकस को घुमाते समय अंगूठा जिस दिशा में घूम रहा है वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। क्या बताया मैक्सवेल ने कि यदि दाहिने हाथ में हम पेचकस को ले लें और पेच कसते समय अगर पेच की दिशा में जिधर पेच जा रहा है कसते समय उस दिशा में अगर धारा हम ले लें, अगर किसी चालक में उस दिशा में धारा बह रही हो जिधर पेच जा रहा है तो पेच को कसते समय पेचकस पर अंगूठा जिस दिशा में हमारा घूमता है वही चुंबकीय बल रेखा की दिशा हो। यानी कहीं ना कहीं क्या बताया इन्होंने कि अगर तार में धारा ऊपर की ओर बह रही है तो दक्षिणावर्त इस तरीके से, अगर ऊपर की ओर बह रही है तो ये डायरेक्शन होगा चुंबकीय बल रेखाओं की, तब ये चुंबकीय बल रेखाएं इस दिशा में चलेंगी, और अगर नीचे की ओर बह रही है तो इसका विपरीत होगा ये। अब उसको चाहे पेच के अनुरूप मान लीजिए, भाई धारा की दिशा में पेचकस कसना है तो इसको किधर घुमाना पड़ेगा, इधर घुमाना पड़ेगा, तो उल्टा चलेगा। तो नीचे की ओर करेंगे ऊपर की ओर तो इसी डायरेक्शन से देखिए, अगर यहां मान लीजिए तार इस तरीके से है, तार इस तरीके से धारा ऊपर की ओर बह रही है, अब ऊपर की ओर बह रही है तो बल रेखा किधर जा रही है, इस तरीके से। अब इस बिंदु पर पहुंच रही है जब बल रेखा तो उसकी दिशा क्या होगी, भीतर ही तो होगी। चुंबकीय बल रेखा की दिशा क्या है, भीतर। अगर इस बिंदु पर देखा जाए चुंबकीय बल रेखा तो यहां से ऐसे निकलेगी, ये भीतर की ओर से जाएगी। तो इसीलिए यहां चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो अब यहां से बल रेखा जो निकलेगी इस बिंदु पर क्या होगा, भीतर प्रवेश कर रही है। अब इस तार के उधर से घूमती हुई इस बिंदु से क्या आएगी, बाहर आएगी, इस बिंदु से बाहर आएगी। तो इस तरीके से एक तरफ से प्रवेश करेगी दूसरी तरफ से बाहर निकलेगी। तो वही सिचुएशन है, चाहे दक्षिणावर्ती पेच के नियम से करिए चाहे दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 लगा के हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम निर्वात की वैद्युतशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता में संबंध हम जानने का प्रयास करते हैं। निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट तथा निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट में संबंध। निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट से लिखा जाता है और निर्वात की चुंबकशीलता को म्यू नॉट। इन दोनों में संबंध क्या है, इस संबंध पर भी प्रश्न पूछे गए हैं कई बार। तो आइए देखते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10 का घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर ये होता है। ये हमें पता है, यह चीज पीछे पढ़ चुके हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान इतना होता है। और अभी यहां पढ़ा गया बायो-सेवर्ट के नियम में कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान ये होता है 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो ये दोनों हमने नियतांकों के बारे में पढ़ चुके हैं, हम पढ़ लिए हैं पहले ही। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैद्युत क्षेत्र का जब अध्ययन कर रहे थे तो वहां ये नियतांक मिला था, कूलाम्बिक नियतांक कह सकते हैं। कूलाम के नियम में जब बल निकाल रहे थे तब यह नियतांक प्राप्त हुआ था। और ये बायो-सेवर्ट के नियम में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जब निकाला जा रहा था तो उस समय यह चुंबकीय क्षेत्र के लिए नियतांक प्राप्त हुआ है। तो अब इन दोनों से हम संबंध कैसे निकालें, तो इनको हम आपस में डिवाइड कर दें, इनको भाग कर दें। कैसे, देखिए इसको इक्वेशन 1 डाल दिया जाए और इसको 2 डाल दिया जाए और दोनों को भाग कर दिया जाए। समीकरण 1 को 2 से भाग कर दीजिए, समीकरण 1 भागे समीकरण 2 से, 1 को 2 से भाग करिए। तो यहां देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और इसको हमने भाग कर दिया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्या आ जाएगा, यहां ऊपर है 9 गुणे 10 का घात 9 और नीचे 10 का घात -7
अब यहां से देखिए भिन्न को पलट दीजिए, इसको, ये भिन्न पलट जाएगी 1/4πε0, ये तो रहेगा, और नीचे पलट के इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पाई ऊपर आएगा और नीचे आ जाएगा म्यू नॉट। ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और यहाँ हमको मिल जाएगा, इसको ऊपर ले चलेंगे तो ये मिल जाएगा 9 गुणे 10 का घात, ये 9 और 7 प्लस हो जाएगा, इसमें 16 आ जाएगा। तो अब कुल मिलाकर यहाँ से क्या मिल रहा है, 1 ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लीकेशन मिल रहा है, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया 9 गुणे 10 का घात 16। तो इसको हम 3 गुणे 10 का घात 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों लिखा गया भाई, ऐसा इसलिए लिखा गया कि 3 गुणे 10 का घात 8 निर्वात में प्रकाश की चाल है, ये दोनों निर्वात में ही मात्रक है। तो अब निर्वात में प्रकाश की चाल, इसको सी स्क्वायर कह सकते हैं, सी स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। यहां से देखिए 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये सी स्क्वायर के बराबर है, तो सी बराबर क्या आएगा, तो यहां से हम अगर सी बराबर निकालें तो इसका वर्गमूल पूरे का लेना पड़ेगा, तो 1 का वर्गमूल ये 1 होगा, और नीचे म्यू नॉट अपॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट ये आ जाएगा। ये संबंध इंपॉर्टेंट संबंध है, ध्यान रखिएगा, सी इक्वल टू 1/√म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये सी के बराबर होता है। कभी इस पर प्रश्न पूछा गया है, इसका सीधे मात्रक पूछ लेता है, या इसका मात्रक पूछ लिया, 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का मात्रक लिखिए, तो इसका मात्रक अगर पूछेगा तो चाल है, प्रकाश की चाल का स्क्वायर है, तो प्रकाश की चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, तो उसके स्क्वायर का मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर यूज करेंगे। तो इसका मात्रक अगर पूछ रहा है तो मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर कहेंगे, या इसका मात्रक पूछ रहा है 1/√म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो इसके मात्रक को हम मीटर प्रति सेकंड कहेंगे, क्योंकि ये पूरी वैल्यू प्रकाश की चाल के बराबर है। या इसी मान को कभी कभी इस तरीके से दे देगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पावर -1/2, फिर रूट, ये अंडर रूट का जो मान होता है उसकी घात अगर देखें तो 1/2 होती है, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1/2, तो इसी मान को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये वही मान है जो ऊपर लिखा गया है, यह मान सी के बराबर ही है। तो अगर इसका मात्रक पूछ रहा है तो निश्चित रूप से प्रकाश की चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड के बराबर होगा। तो अब आज ये सारी बातें हम लोग बेहतर ढंग से सीखे, अब आगे नेक्स्ट अगले लेक्चर में बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।